हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख और थ्री इडियट के सोनम वांगचुक, थ्री इडियट में जो किरदार निभाया है आमिर खान ने, वो इन्हीं का था। ये वही शिक्षक हैं जो अपने इनोवेशन और बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए जाने जाते हैं, पर चर्चा में हैं। और इन्हीं के साथ में हमारे संविधान की शेड्यूल 6 भी चर्चा में है। क्यों है ये चर्चा में, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि शेड्यूल 6 की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से यूपीएससी के बच्चों के लिए हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब भी कोई खबर चर्चा में रहती है या कुछ भी न्यूज़ में रहता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। आप जनरल स्टडीज़ के पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेगमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि 6वीं अनुसूची और उसकी प्रासंगिकता हमको बताइए। ऐसा क्या है कि लद्दाख 6वीं अनुसूची के लिए इतना परेशान है, पिछले काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सोनम वांगचुक क्यों चर्चा में है। आप इस बात को समझिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक स्टार्ट 35 डे हंगर, इनके द्वारा 35 दिन का हंगर स्ट्राइक शुरू किया गया है फॉर स्टेटहुड 6 शेड्यूल्ड। आप सबको पता है कि 2019 में ये कहानी 2019 से शुरू होती है। 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 और आर्टिकल 35A जो धारा 370 है और अनुच्छेद 35A है, इसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर को इस तरीके से बना दिया जाता है कि एक यूटी बनता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और एक यूटी बना दिया जाता है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर जो सिर्फ एक राज्य हुआ करता था, उसको 2019 में हमने 370 और 35A समाप्त करके 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। एक यूटी बना दिया है जम्मू कश्मीर और एक यूटी बना दिया लद्दाख। हालांकि इनमें अंतर क्या है? जम्मू कश्मीर के पास अपनी असेंबली है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी है जिसकी असेंबली है, जिनकी विधानसभा है, और लद्दाख नॉन असेंबली, मतलब ये बिना विधान मंडल वाला यूटी है, और यहाँ जो उपराज्यपाल होते हैं वही प्रशासन को संभालते हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ दिक्कत क्या है? लद्दाख एक ट्राइबल कम्युनिटी लेड यूटी है। यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, यहाँ पर जनजातियों का ज़्यादा वर्चस्व है। जनजातियों के साथ में ये पहाड़ी हिस्सा है, पहाड़ी भाग है, और इस पहाड़ी भाग पर टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाएं हैं। इन्हीं टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो लद्दाख के लिए सही नहीं है। और इसीलिए लद्दाख की जनता और सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करके स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। 6वीं अनुसूची, इन ब्रीफ में आपको समझाऊं तो 6वीं अनुसूची का संबंध जनजातीय क्षेत्रों से है। आप भारत के संविधान की जो 12 शेड्यूल पढ़ते हैं उसमें 6 शेड्यूल में स्पेशल लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा इनमें लगी हुई है। अब ये यूटी में भी इसको लागू कराना चाहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है सर? इसका फ़ायदा होता है कि यहाँ एक ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाती है, और जब भी किसी भी तरीके के कानूनों को लागू करना होता है या कुछ भी परमिशन लेनी होती है, उस ऑटोनॉमस काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके कारण जनजातीय क्षेत्रों की भूमि, संस्कृति और वहाँ का क्षेत्र संरक्षित रह पाता है। इसीलिए बार बार पूरा जो लद्दाख है वहाँ की कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि आप हमको स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है अगर हम इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहे, इसी तरीके से इंफ्रा बिल्ड करते रहे, तो ये पहाड़ एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। और जब पहाड़ बर्बाद होंगे तो बाहर से जाने वाले लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोकल जो लोग हैं रहने वाले, उनके जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए एक बार फिर से ये अनशन कर रहे हैं। लद्दाख में हिमिस हाई नेशनल पार्क है और बहुत ही सुंदर है। आप काराकोरम रेंज को देखते हैं और यहाँ सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचा, सबसे टफेस्ट वॉर फील्ड है या बैटल फील्ड आप कह सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। आप कभी भी जाएंगे तो यहाँ जब आप बाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये सुंदर जगह हमको तबाह नहीं होने देनी, हमको इसको बचाए रखना है। और सरकार कभी कभी कुछ ऐसे काम करती हैं, उद्योगपतियों के दबाव कह लीजिए,
या पर्यटन को बढ़ाने की एक लालसा कह लीजिए, जिससे वहाँ का विकास होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सरकार कभी कभी ये चीज़ें भूल जाती हैं कि ये विकास जो है ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित ठीक लगता है, अगर पहाड़ों तक जाएगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 6 शेड्यूल को बढ़िया तरीके से। देखिए ये भूख हड़ताल है और ये 35 दिन का हंगर स्ट्राइक है ना। ये 35 डेज का हंगर स्ट्राइक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि सरकार का ध्यान यहाँ पर जाए और लद्दाख के लोगों की जो मांग चल रही है उनको सरकार सुने, और भारत का जो संघवाद है, चाहे संघ और राज्य मिलजुल कर काम करते हैं, उस संघवादी व्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। अब 6वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये आपसे क्या कहती है? देखिए, लद्दाख को एक बार देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है और प्यारे भारत में ये सबसे ऊपर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। वैसे हम लोग कहते हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है, कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता था। अब कश्मीर से ऊपर क्या है? लद्दाख है। ये लद्दाख है। लद्दाख और लेह दो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। लेह और कारगिल करके दो आपको जिले देखने को मिलेंगे। लद्दाख इस साइड ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ मिलेगा। ईस्टर्न साइड में हम लोग बात करते हैं तो साउथ में हम लोग बात करते हैं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, और ऊपर आप सबको पता है कि हिली एरिया है। तो लद्दाख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ आप देखिए, इधर से चाइना से हमको खतरा, इधर से पाकिस्तान को हमको खतरा। जो स्टेटहुड ना देने का कारण मुझे समझ में आता है वो यही आता है, जब यहाँ पे राज्य की सरकार होगी तो सारी व्यवस्थाएं उनके अंडर में होंगी, और कोई भी चूक, कोई भी गलती एक बहुत बड़े थ्रेट को अंजाम दे सकती है। तो सरकार शायद यही एक कारण है कि इसको स्टेटहुड का दर्जा देने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। अब स्टेटहुड का दर्जा दिए बिना 6 शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है क्या? आप मुझे बताइएगा, क्या ऐसा संभव है? और लद्दाख के लोगों की परेशानी क्या है? आप समझो, अगर यहाँ पे ढेर सारा डेवलपमेंट आप कर देंगे तो ये पहाड़ बर्बाद हो जाएंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग बात करते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज की। काराकोरम माउंटेन रेंज, और यहाँ आप केटू को देखते हैं। केटू जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, 8611 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर हम, जैसे आपने कंचनजंगा के बारे में सुना होगा, बट हमारा तो भारत पूरा यही है। अब आप इसको कुछ लोग पीओके कहते हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए तो अपना भारत है। और हमारी केटू कहाँ पर है? लद्दाख में अवस्थित है। गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, इस गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, 8611 मीटर। कंचनजंगा जो 8598 मीटर है, 8598 मीटर है, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? सिक्किम में देखने को मिल जाती है, सिक्किम में। ठीक, तो लद्दाख की लोकेशन आप समझिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ 6 शेड्यूल के बारे में। देखो, 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के सब आर्टिकल 2 और 275 के सब आर्टिकल 1 में 6ठी अनुसूची का उल्लेख है। इसे संविधान में गोपीनाथ बारदोलोई समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। उद्देश्य है जनजातीय समुदायों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और भूमि की रक्षा करना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। आप समझिए, एक सामान्य जो क्षेत्र होते हैं, इन सामान्य क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में काफी अंतर होता है। एक सामान्य क्षेत्र की अगर मैं आपसे बात करूं और एक जनजातीय क्षेत्र की आपसे बात करूं, इन दोनों में काफी अंतर है बच्चे, क्योंकि जनजातियां अभी भी बहुत अलग हैं। इनके अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना ट्रेडिशन है, अपने विधान हैं, अपनी एक व्यवस्था, एक सिस्टम को चलाते हैं, और इनके अपने चैलेंजेस हैं। इन सबको संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में 6वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें बोला गया कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा। हाल ही में, मतलब अभी कहां कहां पर इनका प्रशासन हो रहा है देख लीजिए। 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में लागू है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ध्यान रखना, सभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य विशेष प्रावधान हैं, लेकिन 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते। कितना बढ़िया सवाल बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कौन से राज्य हैं जो 6 शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कौन से राज्य हैं जो 6 शेड्यूल का हिस्सा हैं, आप हमको बताइए। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है कि ये इन क्षेत्रों में लागू है और इन क्षेत्रों में लागू नहीं है। मुख्य प्रावधान क्या है? यहाँ देखो, ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई जाती है, स्वायत्त जिला परिषद, एडीसी। प्रत्येक परिषद में 3 सदस्य होते हैं।
26 सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल भी बनाई जाती हैं जब किसी जिले में विभिन्न जनजातियां रहती हैं। ये सारी की सारी बातें बेटा कहाँ पर हो रही हैं? जिले पर हो रही हैं। ये सब करता कौन है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन्हीं के द्वारा इनका गठन किया जाता है। और ये क्या करती हैं? वहाँ लोकल लेवल पर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब को मॉनिटर करती हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनमें क्या सुधार करना है, सब कुछ इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और जनता की इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से भागीदारी होती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, ध्यान रखना। शक्तियां और कार्य क्या है इस काउंसिल के कार्य? विधायी शक्तियां, भूमि, जंगल, जल, कृषि, गांव का प्रशासन, स्थानीय रीति रिवाज और उत्तराधिकारी संबंधी कानून, विवाह और तलाक संबंधी परंपराएं, इन सबको यही देख लेते हैं। इन्हीं के मतलब कोई भी कानून जो बनते हैं, उन कानूनों को लागू होना है, किस सीमा तक लागू होना है, उनमें क्या सुधार करना है, ये एडीसी के द्वारा देखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, जनजातीय संस्कृति और पहचान की रक्षा करते हैं, स्थानीय सुशासन और लोकतंत्र की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी दबाव से सुरक्षा करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद और असंतोष को कम करने का प्रयास करते हैं। ये इसका महत्व है। तो 6वीं अनुसूची की इंपॉर्टेंट शेड्यूल है भारत के संविधान की। जनजातीय संस्कृति, जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जनजातीय विधान है, उनकी रक्षा करने के लिए। अब एक सवाल आपसे कोई पूछ सकता है, भारत के संविधान में अगर मैं शेड्यूल की यहाँ पे बात करूं बच्चे, तो शेड्यूल हमको देखने को मिलती है। जैसे आप शेड्यूल को देखोगे तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल, इसमें शेड्यूल की संख्या आपको 8 देखने को मिलती थी, 8 अनुसूची होती थी। लेकिन वर्तमान समय की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो वर्तमान समय में इनकी संख्या 12 है। इन 12 में ये 5 हमेशा किसी ना किसी कारण से चर्चा में आई जाती, सॉरी 2। जैसे 5th शेड्यूल में एससी और एसटी एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है कि इनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाएगा। शेड्यूल 6 भी सेम कहानी है कि एसटी जो एरियाज हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति के द्वारा अलग से देखा जाएगा और इनको विशेष शक्तियां दी गई हैं इन क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 शेड्यूल क्यों चर्चा में है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आप इसको समझ गए होंगे। जनजाति और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 6 शेड्यूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर क्या विवाद है और लद्दाख क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहा है बार बार, इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि यूपीएससी आईएएस 2026 लाइव सामान्य अध्ययन लास्ट बैच, ये फाउंडेशन है, P2I कोर्स हमारा है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की कहानी है। और इसके लिए मिशन सक्सेस सेल अभी चल रही है, जो कि अंतिम तिथि है 20 सितंबर। आप अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये GRS लाइव मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज़ कीजिए और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हम आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए प्रयासरत हैं। आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।